तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण। ओके। और ये जो निर्धारण किया गया है बच्चों, ये है आरेनियस समीकरण से। तो पहले हम आरेनियस समीकरण देखते हैं, फिर देखेंगे कि जो सक्रियण ऊर्जा है वो कैसे निर्धारित की गई है। तो देखो बच्चों, ये है आरेनियस समीकरण K इक्वल टू ए ई का पावर ई ए अपॉन आर टी। मतलब ये जो आरेनियस समीकरण है, ये वेग स्थिरांक, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, ताप, और ये है एक आवृत्ति कारक या संघट्ट आवृत्ति से संबंधित है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, यही लिखा है। ये है अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, जो अभिक्रिया के ताप, सांद्रण, दाब, आयतन में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती, निर्भर नहीं करती, किंतु उत्प्रेरक की उपस्थिति से प्रभावित होती है। अपन ने पढ़ा भी है उत्प्रेरक का प्रभाव, कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। लेकिन अगर आप ताप में चेंज कर रहे हैं, सांद्रता बदल रहे हैं, दाब बदल रहे हैं, आयतन, तो अभिक्रिया की संपन्न होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो मान नहीं बदलता। केवल उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। और यहाँ पर टी अभिक्रिया का ताप है, जो कि केल्विन में लेना है। ए है आरेनियस पैरामीटर या आवृत्ति कारक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आवृत्ति कारक मतलब प्रति सेकंड जो टक्कर होते हैं अभिकारक अणुओं को, उनसे संबंधित है। और के है वेग स्थिरांक। अब कुछ पॉइंट्स पहले यहाँ डिस्कस कर दूं मैं, कि यदि अभिक्रिया का ई जीरो है, इसका मतलब है कि अभिक्रिया में जो है कोई सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में जो के होगा वो ए के बराबर हो जाएगा बच्चों। मतलब अभिक्रिया में का जो वेग स्थिरांक है वो आवृत्ति कारक के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप, कि अभिक्रिया में होने वाले सभी टक्कर प्रभावी हो जाएंगे और इस तरह से अभिक्रिया एक्सप्लोसिव हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, अभिक्रिया का हर टक्कर प्रभावी हो जाए ये नहीं है संभव। तो K इक्वल टू ए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सामान्य अणुओं के लिए कभी भी E जीरो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तभी अभिकारक सक्रिय होगा और तब जाके ऐसा हो सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारक से अगर लेके प्रारंभ की गई अभिक्रिया तो E जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि अभिक्रिया में सक्रिय संकर ही डायरेक्ट आ रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया के लिए जो है ये क्या होगा, जीरो होगा। मतलब जैसे सक्रिय माध्यक हो, सीधा अभिक्रिया में आयंस हो, तब ऐसे में ये जीरो हो सकता है। तो बाकी नॉर्मल अभिकारक अणुओं के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभिक्रिया के लिए ई की वैल्यू जीरो हो सकती है केवल एक ही कंडीशन में, जब अभिक्रिया को कहां से लिया गया हो, अभिकारक के जो सक्रिय माध्यक बनते हैं उनसे। ओके। दूसरा पॉइंट है, अगर टी इन्फिनिट कर दिया जाए तो ई जीरो होगा और यहां पर भी के ई के इक्वल हो जाएगा। ओके। तो इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा अधिक होगी तो ऐसी अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया के वेग से कम होगा जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है। मतलब यदि अभिक्रिया में अभिकारक सांद्रण समान लिए जाए और दो अभिक्रियाएं अलग अलग ली जाए, तो जिस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है वो अभिक्रिया स्लो चलेगी और जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम है वो फास्ट चलेगी। ठीक है, जैसे उदासीनीकरण है, अवक्षेपण है, ये अभिक्रिया बहुत फास्ट चलती है क्योंकि इनकी सक्रियण ऊर्जा लगभग ना के बराबर है। लेकिन आणविक अभिक्रियाएं जिनमें अणु भाग लेते हैं, पहले उनको टूटना होता है, माध्यक में बदलना होता है, तब जाके वो अभिक्रिया में चलते हैं और इसलिए उनकी अभिक्रियाएं धीरे धीरे चलती हैं। सक्रियण ऊर्जा उच्च होने पर ताप परिवर्तन का प्रभाव वेग स्थिरांक पर अधिक पड़ता है। मतलब ये होता है कि अगर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा बहुत ज्यादा है ना, तो ताप परिवर्तन करने से अभिक्रिया के वेग पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा बच्चों। क्योंकि देखो ये रिलेशन भी जानते हो आप, K2 अपॉन K1 ये अपॉन 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये बहुत उच्च है तो ऑटोमेटिक है ये उच्च आएगा क्योंकि ये तो धनात्मक है।
तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए सक्रिय ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, उनके तापमान परिवर्तन करने से उनके वेग स्थिरांक में ज्यादा परिवर्तन होता है। देन ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी सक्रिय ऊर्जा कम होती है, उनमें ताप परिवर्तन करें तो वेग में कोई खास ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे उदासीनीकरण, अवक्षेपण चल रही है, इनकी सक्रिय ऊर्जा ऑलरेडी बहुत कम है। अब इनमें ताप भी बदलोगे ना तो वेग में कोई मेजरेबल चेंज दिखाई नहीं देगा कि उदासीनीकरण और तेज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अभिक्रिया विघटन की है ना, और एस्टरीकरण है या इस तरह की जिनमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उनमें अगर तापमान बढ़ाएंगे तो वेग तेजी से परिवर्तित होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। सक्रिय ऊर्जा में आता है क्या अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा घटेगी बढ़ेगी? नहीं। ठीक है, अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तित होगी? नहीं। अभिकारक बढ़ाने से, तापमान बढ़ाने से केवल अणुओं के बीच का टक्कर बढ़ सकता है बच्चों। अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा लेकिन सक्रिय ऊर्जा तो वही रहेगी। फिर अब हम आते हैं सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा की गणना कि कैसे करें, अरेनियस समीकरण से। ठीक है, तो सक्रिय ऊर्जा की गणना का ये संबंध है K इक्वल टू, जो आपने देखा अरेनियस समीकरण है, A e का पावर E अपॉन RT। और हम इसमें log E बेस ले लें तो log मतलब ln K इक्वल टू ln A माइनस E अपॉन RT, क्योंकि यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, log E की पावर E नहीं, मतलब यहां बचेगा क्या, log E मतलब ln बचेगा, इसी log E मतलब ये ln लिख दूं मैं, तो यहां बचेगा ln E। ठीक है, और ln E वैल्यू 1 हो गई, तो हमारे पास इक्वेशन केवल ये बचा। और आगे बढ़ा दें, log ऐसा लिख दे, 10 बेस पे लिख दें तो log K इक्वल टू 2, ठीक है, log A माइनस 2 ये अपॉन 2.303 R। क्योंकि देखो बच्चों, ये जब हम log n को, है ना, ये लिखा है और हम इसे ऐसा लिख सकते हैं log 10, ये log अकेला लिखा है तो इसका मतलब है अब वो log 10 में हो गया। तो इस तरह से यहां पर भी 2.303 आगे आ जाएगा, इसमें भी आगे आएगा। तो ये जब ये अपॉन में जाएगा तो ये तो हट गया और इसके अपॉन में ये आ गया। तो ये हो गया log K इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गया। y ये mx है, स्लोप निगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ लाइन जाएगी, और 1 अपॉन टी x हो गया प्लस log A c के इक्वल है। तो इसका ग्राफ लिया जाए तो यहां हम log K लें और यहां 1/t। ठीक है, तो यहां जो ये है इंटरसेप्ट वो ये आएगा, यहां पर होगा e। ठीक है, तो ये log A की इक्वल होगा। ये जो थीटा है निगेटिव स्लोप है, तो आप देख रहे हैं tan थीटा इक्वल टू किसकी इक्वल दिख रहा है, माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव होगी, तो इस तरह से EA की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। बस हमें थीटा की वैल्यू पता हो, R तो गैस कांस्टेंट है, तो इससे अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं ग्राफीय रूप से। ताप परिवर्तन के आधार पर भी दिया गया है सक्रिय ऊर्जा का वेग स्थिरांक से संबंध, और ये है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, जहां पर K1 क्या कहलाएगा बच्चों, T1 ताप पर वेग स्थिरांक। ठीक है, K2 क्या कहलाएगा, T2 ताप पर वेग स्थिरांक। बाकी ये तो वही है सक्रिय ऊर्जा। तो इस तरह से यहां बाहर कॉमन ले लिया, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा ताप से परिवर्तित नहीं होगी। इससे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग स्थिरांक ये दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, और 40 डिग्री पर दे रखा है इतना 2.1 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या होगा, तो बस आपको K पता है, टेम्परेचर को केल्विन में ले लो, है ना, और बस इसमें वैल्यू रखोगे। तो आप जूल में निकालना चाहे तो R की वैल्यू जूल में रख दो तो जूल में आ जाएगा, कैलोरी में निकालना चाहे कैलोरी में निकाल सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकली सॉल्व करना है आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है log K और 1 अपॉन T के मध्य ग्राफी निरूपण करने पर प्राप्त स्लोप का मान -6670 है, तो EA का मान क्या होगा। तो यहां पर हम EA इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303 इंटू R, स्लोप की वैल्यू दे दी गई है आपको, तो इस तरह से आपने इसका जूल में क्या निकाल लिया, आंसर। बात क्लियर है यहां तक।
देखो ये कितना आएगा एक्चुअल में, मैंने लिख तो दिया है, मुझे लग रहा है कितना हाई वैल्यू आ रही है इसकी। तो ये हो जाएगी 6670 इंटू 2.303 इंटू 8.314 127,711.43, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये सॉल्व है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न दो अभिक्रियाओं के लिए वेग के मान निम्न प्रकार है ना, वेग स्थक्की के मान मतलब ए से पी और बी से क्यू। K1 दे रखा है, K2 T केल्विन में है। यहाँ पर इसने पूछा है कि यदि A और B की समान सांद्रताएं होने पर वह ताप क्या होगा जहां पर K1 और K2 बराबर होंगे। तो यहां पर K1 K2 बराबर है तो हम लिखेंगे K1 इक्वल टू K2। मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, K1 इक्वल टू क्या, K2। K1 की वैल्यू ले ली, K2 की वैल्यू ले ली। और आगे बढ़े तो इस तरह से आपने रेशियो ले लिया K1 और इसमें से जो A और A के आवृत्ति कारकों के, तो यहाँ आ गया 10। E का पावर हो जाएगी टोटल में -1000 प्लस 1500 अपॉन T। और बढ़ेंगे तो अब हम यहाँ पर जो है वैल्यू आ गई हमारी E की पावर 500 अपॉन T log 10 T आ गई, ये वैल्यू आगे आ गई, log E की वैल्यू 1 हो गई और 10 वेस पे ले लिया मैंने, तो ये आ गया 217 केल्विन। ओके, ठीक इसी तरह है कि किसी अभिक्रिया का अरेनियस समीकरण इस तरह से log K इक्वल टू 9.27 माइनस 7.2 इंटू 10 की पावर -3 K अपॉन T। तो अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा क्या होगी, तो यहां पर log K इक्वल टू ये है अरेनियस समीकरण। ओके, और यहां पर हमने इस इक्वेशन को ले लिया जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। दोनों को कंपेयर करोगे तो आप देख रहे हैं कि E इक्वल टू 2.303 RT इक्वल टू 7.2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन T आ रहा है। T से T हटा दो, ये आ गया और इस तरह से R की वैल्यू, तो ये कैलोरी में आंसर आ गया। बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। अभिक्रिया का डेल्टा एच, यहाँ देखो बच्चों K जो है ये वेग स्थिरांक, वो सॉरी ये की केल्विन को हटाने के लिए लिया गया है क्योंकि ये वाला जो टर्म है कैसा होता है, एक प्रकार से विमारहित, इसलिए ऐसा किया गया। अभिक्रिया का डेल्टा एच 60 किलो जूल पर मोल है। यदि अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा 130 किलो जूल है तो पश्च की क्या होगी। तो देखो बच्चों, एक अभिक्रिया की एंथैल्पी बराबर E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड। आपको अभिक्रिया की एंथैल्पी दे रखी है, E फॉरवर्ड दे रखा है, बैकवर्ड का निकालना है, तो ये आ गया 190। ऊष्मा 6P है, इसलिए बैकवर्ड की ज्यादा एनर्जी है, फॉरवर्ड की कम है सक्रिय ऊर्जा। समझ गए ना। अभिक्रिया का संघट्य सिद्धांत, एक चीज और बचती है कि ये तो हो गया ऊपर सक्रिय ऊर्जा और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे ना। अब मैं यहां बता दूं अभिक्रिया का संघट्य सिद्धांत दिया गया है। बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं कि अभिक्रियाएं किस तरह चलती हैं, उनका वेग क्या है, कैसे बनता है। तो इसी में से एक संबंधित सिद्धांत है संघट्य सिद्धांत। ये ज्यादा डिटेल तो नहीं है लेकिन जितना है उतना हम पढ़ लेंगे और उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणुओं के संघट्य, मतलब यहां पर आएगा बच्चों संघट्य, कोलिजन, इसको क्या बोलते हैं, कोलिजन, कोलिजन सॉरी, यहां आएगा कोलिजन। ठीक है, तो इस तरह से ये कह रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया चलती है उसमें जो अणु टकरा रहे हैं सक्रिय अणु, उनकी संघट्ट आवृत्ति के समानुपाती होगा। मतलब एक सेकेंड में जितने ज्यादा टक्कर होंगे प्रति यूनिट वॉल्यूम में अभिक्रिया भी उतना ज्यादा होगा। तो इस तरह से R समानुपाती जेड ए बी मतलब A और B के घटकों की संघटन, संघटन लिख दिया है ये आएगा संघट्य आवृत्ति, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। समानुपाती साइन हटाएं तो एक और आता है F। यहाँ F है सक्रिय अणुओं का प्रभाव, जिसका समीकरण होता है F इक्वल टू E का पावर E अपॉन RT। E यहाँ पर देहली ऊर्जा से संबंधित है बच्चों। तो इस तरह से R इक्वल टू ये इक्वेशन बन गया हमारा, ये कहलाता है संघट्ट सिद्धांत का समीकरण। यहाँ कोलिजन और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, हमें सक्रिय ऊर्जा या देहली ऊर्जा दे रखी है, ताप तो हम R निकाल सकते हैं। अब एक देखें यहाँ पर तो दर समीकरण के अनुसार अगर हम देखें तो एक सम ये बन जाएगा हमारा कि दो अणु टकरा रहे हैं तो R समानुपाती है, इस तरह से R इक्वल टू प्रोडक्ट, तो R समानुपाती है A और B की सक्रिय द्रव्यमान के या उनकी सांद्रताओं की।
तो इस तरह से R इक्वल टू के ए इंटू बी। अब इकाई सांद्रता होने पर R इक्वल टू के, तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन को देखें तो मैंने R की जगह K रख दिया, तो ये संबंध बन गया। और यही है उपरोक्त समीकरण, यही है इसका संघट्ट सिद्धांत का। या तो उसमें डायरेक्ट R निकाल सकते हैं और सांद्रता इकाई लेके की गई है तो वही R K के इक्वल होगा। तो ये संबंध दोनों ये जो है संघट्ट सिद्धांत के लिए है। लेकिन इस समीकरण से जो एक्चुअल में प्रायोगिक वेग आता है, मतलब प्रायोगिक रूप से वेग निकाला जाए और फिर इस समीकरण से सैद्धांतिक वेग निकाला जाए, मतलब इस समीकरण से हम इन सब की वैल्यू अगर हमें न्यूमेरिकली दे रखी है और हम ये सारी वैल्यू पुटअप करें और वेग का सैद्धांतिक मान निकालें वेग स्थिरांक का, और फिर उसी अभिक्रिया को प्रायोगिक रूप से उसका वेग स्थिरांक निकाला जाए तो बहुत ज्यादा अंतर आता है। अब ये अंतर क्यों आता है बच्चों? तो इसके लिए दो कारक उत्तरदायी बताए गए हैं। पहला है ऊर्जा कारक। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो कारक है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में टक्कर तभी प्रभावी हो सकती है, मतलब हर टक्कर उत्पाद में बदल सकती है जब टकराने वाले अणुओं के पास एक निश्चित मान की ऊर्जा आवश्यक हो, देहली ऊर्जा। तो क्या होता है कि टक्कर तो हो रहे, तो ये टक्कर फ्रिक्वेंसी को इससे कोई मतलब नहीं कि उत्पाद बन रहा है नहीं, ये तो जेड क्या मेजर कर रहा है, अणुओं के टकराने की, एक दूसरे से टक्कर होने की फ्रिक्वेंसी। तो जरूरी थोड़ी होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में हर टक्कर में उत्पाद बने। जब हर टक्कर में उत्पाद बने तो ये जो रिजल्ट आएगा इस इक्वेशन से, तब हमें क्या मिलेगा, सही रिजल्ट। लेकिन टक्कर हर एक प्रभावी नहीं होती क्योंकि सभी अणुओं के पास इतनी देहली ऊर्जा नहीं होती, उनमें कुछ फ्रैक्शन ही होता है, कुछ अणु ही होते हैं जिनके पास ये ऊर्जा होती है। इसीलिए जेड की वैल्यू जितनी भी है लेकिन सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू कम हो जाने से देहली ऊर्जा, तो जेड में हर टक्कर में उत्पाद नहीं बनता। और यही रीजन है कि इतने टक्कर होने के बाद भी अभिक्रिया का वेग वो नहीं प्राप्त होता जो टक्कर के अनुसार मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कोई भी टक्कर तभी प्रभावी होगी जब अणु में एक निश्चित मान की ऊर्जा हो, देहली ऊर्जा, तभी वो टक्कर प्रभावी होगा। इससे कम ऊर्जा में अणु टकराएंगे तो संघट्टावृत्ति में तो गिना जाएगा लेकिन उसमें कोई उत्पाद नहीं बनेगा। दूसरा कारक दिया गया अभिविन्यास कारक। कोई भी अणु, देखो अब दूसरा फैक्टर आता है कि अणु के पास ऊर्जा तो है पर्याप्त, मतलब उसका देहली ऊर्जा भी है, वो सक्रिय है, लेकिन सक्रिय अणुओं की टक्कर एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होनी चाहिए। मतलब ये है कि जब टकराएं तो उनके क्रिया कारक केंद्र जो है ना टकराने चाहिए। यही लिखा है, सक्रिय अणुओं के मध्य टक्कर प्रभावी होने के लिए उनके क्रिया कारक केंद्र टकराने चाहिए, अर्थात उनका यथोचित प्रॉपर अभिविन्यास होना चाहिए। मतलब जैसे A2 B2 मिलकर AB बना रहे हैं, मान लो AA और BB ऐसे टकराए, टक्कर तो हुई इनके बीच में लेकिन ये एक प्रॉपर टक्कर नहीं है। ये जो सक्रिय संकर, मतलब यहां पर ये सक्रिय संकर बनने के लिए जरूरी है कि दोनों अभिकारक अणु के दोनों अणु एक दूसरे से एक साथ एक ही समय में टकराए, मतलब A के दोनों और B के दोनों, तब ऐसे एक सक्रिय संकर बनेगा। यही एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है। और इसके बाद ये किसमें बदल गए बच्चों, उत्पाद में। तो यहां उत्पाद नहीं बनेगा बल्कि यहां बनेगा। तो अणु सक्रिय है, देहली ऊर्जा भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी टक्कर से उत्पाद ही बन जाए। तो इसका मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया प्रभावी रूप से तभी चलेगी, उसके हर टक्कर प्रभावी हो सकते हैं जब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएं और उनमें टकराने से पहले अणुओं की पर्याप्त ऊर्जा हो। चूंकि ये संभावना 100% नहीं हो सकती, इसीलिए ये समीकरण जो है ये तभी फॉलो होगा जब इस तरह की 100% ऊर्जा कारक और अभिविन्यास कारक दोनों फॉलो हो रहे हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि इस समीकरण से जो हमें सैद्धांतिक वेग मिलता है वो बहुत ज्यादा होगा, जबकि जो प्रायोगिक वेग है वो कम है। प्रैक्टिकली जो है वो वेग कम मिल रहा है क्योंकि हर टक्कर प्रभावी हो, हर प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराए, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से इस प्रॉपर ओरिएंटेशन के आधार पर टक्करवाद का सिद्धांत में एक नया संशोधन कर दिया गया और एक नया कारक जोड़ दिया गया, P। यह है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, त्रिविम कारक, प्रायिकता कारक, अभिविन्यास कारक, कई नाम है इसके, ठीक है।
अभिविन्यास मतलब ये कहता है, और इसकी वैल्यू 1 से लेके 10⁻⁸ तक बदलती है। अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब वेग बिल्कुल बराबर आएगा टक्कर सिद्धांत के समीकरण के अनुसार, मतलब उसमें प्रायोगिक वेग और सैद्धांतिक वेग बराबर आएंगे अगर जेड ये जो पी है वो क्या हो, बिल्कुल 1 हो। अगर लेस देन है 1 तो प्रभावी टक्कर जो है सभी टक्कर प्रभावी नहीं होंगी, है ना, और वेग का मान इस समीकरण से प्राप्त वेग से थोड़ा सा कम आएगा। अगर P1 हो जाए तो सभी टक्कर प्रभावी होंगी और ऐसा समीकरण फॉलो होगा, लेकिन ये प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। बात समझ गए ना? तो इस तरह से ये था हमारा टक्कर सिद्धांत। ठीक है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए दर समीकरण बता दूं बच्चों, 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके असाइनमेंट में, इसलिए ये है N1A गिव्स N2 और ये साम्य लागू है। तो A की अगर हम B की सांद्रता समय के साथ बनने का वेग लें तो हम लिखेंगे 1/N2 dV/dt इक्वल टू किसकी सांद्रता के समानुपाती होगा, A की सांद्रता के समानुपाती। जितनी ज्यादा A की सांद्रता D उतना बनेगा। और आगे बढ़ दें तो हम dV/dt ऐसा लिख दें। ठीक है, तो ये N2 मैंने उठा के यहां कर दिया। अब हम B पीछे की तरफ चलें, K2 की तरफ, तो B की सांद्रता में समय के साथ जो कमी आ रही है वो B की सांद्रता के क्या होगी बच्चों, समानुपाती होगी, क्योंकि पश्च वेग B की सांद्रता पर निर्भर करेगा, अग्रवेग A की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो इस तरह से dV/dt हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कि यहां पर आपके पास ये N2 आ गया, N2 K2 P⁻N2। अब कुल परिवर्तन देखा जाए dV/dt का, तो कहां पे बन रहा है वो, तो ये समानुपाती है N2 के 1 इस स्टेप में तो बन रहा है, और माइनस N2 K2 B⁻N2 इस स्टेप में घट रहा है। तो कुल मिला के N2 को कॉमन ले लें तो होगा K1 A⁻N1 माइनस K2 B⁻N2। इस तरह से हमें दो वेग स्थिरांक सांद्रताएं दे रखी हैं, N1 N2 पता है, तो हम समय के साथ dV की सांद्रता में परिवर्तन निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर हमें A के रिस्पेक्ट में वेग लें तो A की सांद्रता पहले जो है अग्र दिशा में घट रही है, और अग्र दिशा में वेग A की सांद्रता के समानुपाती है, तो यहाँ पर माइनस उठा के यहाँ कर दिया मैंने, N1 यहाँ कर दिया। और अगर हम पश्चिम देखो ये अग्र दिशा में है, ये किस दिशा में देख रहा हूं मैं, अग्र दिशा में, और ये किसको शो कर रहा है, पश्चिम दिशा में, कि पश्चिम दिशा में B के बनने की दर जो है वो इस तरह निर्भर करेगी। तो A की कुल सांद्रता में परिवर्तन अग्र दिशा में तो ये घट रही है, और पश्चिम दिशा में ये क्या हो रहा है बच्चों, बन रहा है। तो यहां पर हम N1 K2 B⁻N2 ये पॉजिटिव लेंगे और ये निगेटिव, कुल मिला के ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन का समीकरण। जैसा हमें यही ले N2H2 मिलकर अमोनिया बन रहे हैं, अमोनिया के बनने की दर अग्र दिशा के समानुपाती होगी, ये कहां दिख रहा है, अग्र दिशा में। ठीक है, और बिगड़ने की दर अगर देखें तो ये पश्चिम दिशा में है, जो कि अमोनिया की सांद्रता पर निर्भर करेगा। कुल परिवर्तन देखें तो ये हो गया। अगर हम साम्यावस्था ले लें तो ये सांद्रता साम्य के साथ स्थिर रहेगी, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों वेग इस तरह से बराबर हो गए। तो और आगे बढ़े तो साम्य स्थिरांक का समीकरण भी निकला आया। ठीक है, ठीक इसी तरह से मान लो अभिक्रिया ऐसे चल रही है माध्यक घन की, तो B के बनने की दर A के समानुपाती है ना, और आगे K2 के रिस्पेक्ट में ले तो B की जो विघटन की दर है वो B की सांद्रता के समानुपाती है। तो कुल सांद्रता में परिवर्तन को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसे समीकरण आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो इनको सॉल्व कर लेना। तो ये है कुल मिला के हमारा जो था फिजिकल पूरा करा दिया मैंने A to Z, हर एक यूनिट का नोट्स बनाया है। आप जाएं प्लेलिस्ट में और वहां लिखा है केमिस्ट्री इन हिंदी, उसमें पूरा जो है मूल कॉन्सेप्ट से लेके और अभी तक का जितना फिजिकल है 11th-12th का पूरा कंप्लीट है। अब हम ऐसे ही ऑर्गेनिक को लेंगे एक एक चैप्टर वाइज, फिर इनऑर्गेनिक करेंगे। ठीक है, आराम से चलता रहेगा।